अलग से वर्कआउट कर लूंगा। अभी ठीक है सिमरन? जी सर, अभी सही है। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किसी भी एसेट की अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, तो इसका मतलब एसेट ने इंपेयरमेंट फेस की है। और रिकवरेबल अमाउंट हमने किसको कहा था? द रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, कि एसेट में से इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के दो पॉसिबल तरीके हैं। एक, उसको इमीडिएटली हम बेच दें। इमीडिएटली बेचने का मकसद इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू इज मार्केट वैल्यू, कि आज अगर एसेट को बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल के ट्रांजेक्शन कॉस्ट में कोई कमीशन वगैरह अगर हमें पे करनी है, ब्रोकरेज, तो वो कितनी होगी। तो दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। और दूसरा हल होता है कि हम एसेट को यूज करें, लेकिन ऑब्वियसली बेचने के पैसे आज मिलेंगे और इस्तेमाल करने के पैसे ओवर द लाइफ मिलेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि इसकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। So value in use is basically discounted present value of estimated cash flows from continuing use of an asset and its ultimate disposal. जबकि दूसरा हमने देखना है कि आज अगर हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी और उसको बेचने में हमारा खर्चा कितना आएगा। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट, और अगर वो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हुआ तो हम एसेट को इंपेयर कर देंगे। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस भी की थी। सर एक शॉर्ट एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, कैलकुलेशंस आप लोग करिएगा। सर अगर हमने एक एसेट एक्वायर किया, दो साल पहले, ठीक है, हमने एक एसेट एक्वायर किया 2 साल पहले, ₹36 लाख का। और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी? 6 साल। और हम एसेट को डेप्रिशिएट किस तरीके से करते हैं? 30% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। हमारी कंपनी ने आज 2 साल के बाद एसेट को इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट किया है। और उसकी फेवरेज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से फॉर इंस्टेंस 22 लाख है। And we are hopeful of driving cash flow
of 700,000 rupees और इसकी जो अल्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू होगी वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हमारा डिस्काउंट रेट 12% है। पहले हम चेक करेंगे कि इस एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हाउ डू वी डिटरमिन कैरिंग वैल्यू? इज कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने एसेट खरीदा कितने का था? 36 लाख, और हम इसको डेप्रिशिएट कैसे कर रहे हैं? 30% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम इसको आरबीएम बेसिस पे डेप्रिशिएट करें तो 2 साल के बाद एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? $12,90,000। 30% of this, I believe it's 1010, 10,80,000। तो 1 साल के बाद उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? $25,20,000। फिर एक मजीद साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की खासियत क्या होती है कि वो नेट बुक वैल्यू का 30% लगता जाएगा। ठीक है, और हर साल जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो सेम नहीं रहेगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। इसका 30% कितना मतलब? 7,56,000। और कैरिंग वैल्यू कितनी है? 17,44,000। ठीक हो गया? 64। Now this is the carrying value of the asset. हम इसको कंपेयर करेंगे विद व्हाट? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ fair less cost of sales and value in use. हमें गिवन क्या है कि इस एसेट की फेयर लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 22 लाख है। वैसे IAS 36 का कहना यह है कि अगर फेयर लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज दोनों में से कोई एक भी अमाउंट कैरिंग वैल्यू से बड़ा हो तो दूसरा अमाउंट डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट इज व्हाट? इट्स हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। तो अगर वैल्यू इन यूज इससे बड़ा भी हुआ तो भी एसेट इंपेयर नहीं हो सकता। अगर वैल्यू इन यूज इससे कम भी हुआ तो भी अब एसेट इंपेयर तो नहीं हो सकता,
क्योंकि इम्पेयरमेंट तब पॉसिबल है जब एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, जबकि एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो अब तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन स्टिल फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन हम इसकी वैल्यू इन यूज डिटरमिन कर लेते हैं। वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देख रहे हैं कि इस एसेट में से 7 लाख रुपए का कैश फ्लो हमें एनुअली एक्सपेक्टेड है। एसेट की वजह टोटल लाइफ कितनी है? 6 साल। 6 में से 2 तो जा चुके हैं, बाकी कितने साल आपको कैश फ्लो मिलना है? 4 साल। तो आपको पहले से लेकर चौथे साल तक 700,000 का कैश फ्लो मिलना है। इसको हम 28 नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये 7 लाख रुपए मुझे आज नहीं मिल रहे, ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करके मिल रहे हैं। तो क्योंकि 1 साल बाद का 1 रुपया नहीं है, तो 4 सालों में मिलने वाले 7 लाख भी नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे एन्युटी फैक्टर 12% का। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं 12% का 4 साल का एन्युटी फैक्टर कितना होगा? आता निकालना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एन्युटी फैक्टर ऑफ 12% नहीं है यार? आप करें 1 माइनस 1.12 पावर -4 यहां पर मैं रख रहा हूं नंबर ऑफ ईयर्स, एंड 12 इज डिस्काउंट रेट। हाँ, उसको एन्युटी फैक्टर कहते हैं ना। जब कैश फ्लो कांस्टेंट हो 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख, ठीक है, जब कांस्टेंट कैश फ्लो हर साल मिले तो हम उस पर फैक्टर कौन सा लगाते हैं? एन्युटी फैक्टर। तो हाउ डू यू कैलकुलेट एन्युटी फैक्टर? याद नहीं है ना? ये मुझे करके बताओ क्या आ रहा है? 1 माइनस 1.12 पावर -4 देना याद से। हो जाएगा। आप अगर इसको ऑटो रोटेशन पे रखेंगे तो साइंटिफिक बन जाएगा ये। थ्री पॉइंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3.037 से। मल्टीप्लाई करें 700,000 से, 21 लाख। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। मैंने ये कहा है कि ये एसेट हर साल 7 लाख रुपए ये भी देगा और जो उसकी अल्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू होगी वो भी मिलेगी। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में आपको वाज़ेह तौर पे ये नहीं बताया कि एसेट की अल्टीमेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि अगर ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता तो इसकी नेट बुक वैल्यू क्या रहती। 1 साल के बाद ये है, दूसरे साल के बाद ये है, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें और 6ठे साल के आखिर में क्या रहती। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे लगाएं तो आपने अगर कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट से, तो आपके पास डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। लाइक इस केस में हमारा डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 30%। तो 1 माइनस 0.3, 100 में से 30 गए 70। 100 की कॉस्ट में से अगर 30 की डेप्रिसिएशन होगी तो नेट बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 70 की। फिर उसका 30% डेप्रिसिएशन, फिर उसका 70%।
आप क्या करें, आप लिखे 36 लाख और उसको मल्टीप्लाई कर दें 0.7 से, ये आ गया 25,20,000। अब इसको मल्टीप्लाई करें फिर 0.7 से, ये आ गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.7 से, ये आ गई तीसरे साल की। अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट दे देता हूं, हम इसको लगा देते हैं पावर नंबर ऑफ इयर्स। लाइक एसेट की कॉस्ट कितनी है 36 लाख, और हर साल आप डेप्रिशिएट कितने से करेंगे 30% से, और रिमेनिंग 70% आपका रह जाएगा नेट बुक वैल्यू। और कितने साल आपने डेप्रिशिएट करना है 6 साल, तो मैं डायरेक्टली 0.67 का पावर लगा देता हूं 6 के 6 साल डेप्रिशिएट होने के बाद एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या रह जाती। तो 36 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 पावर 6, फोर लैख, हाँ 4,23,530। जीरो करने वाला काम है। तो 36 लाख 0.7 पावर 6, ठीक है। अच्छा, अब ये अमाउंट क्योंकि आपको एवरी ईयर नहीं मिलना, ये अमाउंट आपको एंड ऑफ 6th ईयर मिलना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्काउंट फैक्टर? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन, ठीक है। तो अगर हमारा डिस्काउंट रेट 12% है, तो छठे साल का डिस्काउंट फैक्टर क्या बनेगा? सर ये स्टेप फिर से समझाइए। सिमरन, रेजिडुअल वैल्यू निकालने वाला या डिस्काउंट फैक्टर निकालने वाला? नहीं सर, जो आपने ये लिखा है ना 423,536 ये वाला। ओके, मैं ये कह रहा था कि हमारे एसेट की कॉस्ट 36 लाख है, इसका 30% अमाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन, तो बाकी 70% क्या बनेगा? 30% बनेगा डेप्रिसिएशन और 70% जो बाकी होगा वो बनेगी नेट बुक वैल्यू। लाइक 36 लाख में से 10 लाख 80,000 की डेप्रिसिएशन है जो कि 30% है, और 25 लाख 20,000 की नेट बुक वैल्यू है जो कि 70% है। फिर इसका 30% बनेगी डेप्रिसिएशन और इसका 70% बनेगी नेट बुक वैल्यू। तो 25 लाख 20,000 का 30% बना 7,56,000 और उसका 70% बना 70,64,000। यूं अगर मैं कॉस्ट का सिर्फ 70% लेता जाऊं तो मुझे उसकी नेट बुक वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप अपने कैलकुलेटर पे क्या करें, 36 लाख लिखें और 36 लाख को 0.7 करें, तो एक साल बाद की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। फिर 0.7, फिर 0.7, फिर 0.7, यूं 6 बार जब आप उसको 0.7 यानी 70% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर अगले साल की नेट बुक वैल्यू देता जाएगा। जब आप ये 6 बार
0.7 करेंगे तो आपको 6 साल बाद की नेट बुक वैल्यू पता चल जाएगी, और जो एसेट की 6 साल के बाद नेट बुक वैल्यू रह जानी होती है वही एसेट की स्क्रैप वैल्यू होती है। तो मैंने आपको डायरेक्टली अप्रोच दे दी कि एसेट की कॉस्ट जो कि 36 लाख है, इसका आप लगाएंगे 70% और उसको पावर दे देंगे 6, यानी 6 साल तक आप इसका 70% निकाल दे जाएंगे तो ये बच जाएगी एसेट की अच्छा स्क्रैप सर, वैल्यू। वो हर ईयर की अलग अलग है, 4, 2, 3, 5, 3, 6 में। हाँ, लेकिन ये 6 साल के आखिर में जो रह जाएगी नेट बुक वैल्यू, वैसे हर साल की फिगर ओके अलग सर। ही आएगी आपको। डिस्काउंट फैक्टर, अगर हम 12% का डिस्काउंट फैक्टर निकालें तो 6 साल के बाद जो 1 रुपया होगा उसकी आज वैल्यू क्या होगी? 506। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.506 से, कितना बनेगा अमाउंट? ठीक है, तो आज के हिसाब से इस एसेट से जो कंटिन्यूइंग यूज के एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं और जो अल्टीमेट इसकी डिस्पोजल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है, उनकी अगर हम डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो कितनी बन रही है? इन दोनों को प्लस कर दें, $23,40,210. So we have got fair value less cost of disposal of 2,200,000 and value in use of 2,340,210. दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से बड़ा अमाउंट 23,40,210 है। बाय दी एंड हम कंपेयर किससे करेंगे कि कैरिंग वैल्यू ये है वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट जो कि 23,40,210 है। इन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? रिकवरेबल अमाउंट बड़ा है। 36 से पूछा कि भाई क्यों आए हो? 36 ने कहा कि मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि कहीं एसेट की कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है। तो आपको जवाब क्या मिला? नहीं है। तो आप सिंपली ये लिख देंगे दैट एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड। हाँ, अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती तो जितने से ज्यादा होती हम एसेट से उसको इंपेयर कर देते। अज्यूम अगर हमारी कैरिंग वैल्यू 24 लाख हो और ये होती 23,40, 60,000 रुपए का फर्क होता, हम उस 60,000 रुपए को इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते एज इंपेयरमेंट लॉस और क्रेडिट कर देते एसेट को। कि जब भी अगर एसेट की कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी तो जितना डिफरेंस होगा वो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा और नाम इसका होगा इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? इसको लिख लें तो फिर आगे चलता है।
अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्ट होनी चाहिए। इसका मकसद एक इंडिविजुअल एसेट का ही रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, यानी एक अकेले एसेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं होता। वो यूं होता है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक चेयर है या ज़ेबरस के पास ये जो फर्नीचर है, क्या इस फर्नीचर की वजह से ज़ेबरस को कोई फायदा मिलता होगा? यस। कितना? यानी आप कितनी फीस ज़ेबरस को इन चेयर्स की वजह से देते हैं? यू कैन नॉट ट्रेस आउट एक्चुअली। हाँ, ये जरूर समझते हैं कि अगर ये चेयर्स ना होती थी तो इतने एडमिशन ना होते। सही है। अगर एसीज ना होते यहां पे तो इतने एडमिशन ना होते। ठीक है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट इस वजह से है जरूर, लेकिन कितने पैसे हम एसी की वजह से कमा रहे हैं या फर्नीचर की वजह से कमा रहे हैं, वी कैन नॉट डायरेक्टली ट्रेस आउट। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेन मसला होता है गुडविल का। व्हाट इज गुडविल? नहीं, नाम की वजह से गुडविल नहीं होती है। गुडविल को समझने के लिए हमेशा याद रखा करें कि दिस इज एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर द रनिंग बिजनेस। अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस सिरे से स्टार्ट करे तो उसके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, टाइम लग सकता है, मेहनत लग सकती है। गुडविल को मेनली कहा जाता है कि दिस इज एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन, यानी जितनी ज्यादा कंसिडरेशन इन्वेस्टर पे करता है ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, के सब्सिडरी के पास, कंपनी के पास जितने भी नेट एसेट्स होते हैं, यानी कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं और कंपनी के ऊपर जितनी लायबिलिटीज है। अगर आप एक गाड़ी खरीदें तो आप ये देखेंगे कि उस गाड़ी की वैल्यू क्या है, और अगर आपको पता चले कि इस गाड़ी के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था वो भी क्लियर नहीं किया गया और 3 साल के टोकन टैक्सेस भी जमा नहीं करवाए गए, तो अगर उस गाड़ी की आज मार्केट वैल्यू 26 लाख है तो क्या आप उसको 26 लाख में खरीद लेंगे? नहीं, आप सामने वाली पार्टी को कहेंगे कि भाई विदहोल्डिंग टैक्सेस आपको जमा करके देने हैं या टोकन टैक्सेस आपने मुझे दिसंबर तक क्लियर करके देने हैं। तो मैं एक काम करता हूं कि 26 लाख में से वो टैक्सेस माइनस करके बाकी पैसे आपको दे देता हूं। उसको हम कहते हैं नेट एसेट, यानी एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देना। कि अगर मैं आपसे मकान खरीदूं, फ्लैट खरीदूं और उसके पीटीसीएल के, बिजली के, गैस के बिल्स जमा नहीं है, तो मैं आपके फ्लैट खरीदने के टाइम पे जो पैसे दूंगा उसमें से वो तमाम ड्यूज माइनस करूंगा। बराबर उस कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं और उनकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी अगर एक घर
या अगर एक कारोबार देखा जाए तो उस स्कूल के पास जितने एसेट्स हैं और स्कूल के ऊपर जितने ड्यूज हैं माइनस करके देखा जाए तो लेट से 3.5 करोड़ रुपए का अमाउंट है, लेकिन आप वो एसेट, आप वो स्कूल 5 करोड़ रुपए में खरीदते हो। आज भी अगर इसके असासे बिकवाओ तो नहीं निकलेंगे 5 करोड़, 3.5 करोड़ निकल सकते हैं हद में हद भी, लेकिन आपने 5 करोड़ क्यों दिए हैं फिर? क्योंकि चलता हुआ बिजनेस है। एक होता है बिजनेस की ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू का मकसद कि जब ये बिजनेस टूटेगा, इसको खोल के बेचा जाएगा, इसके असासे बेचे जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन असासे क्यों बेच रहे हो? जब एक चलता हुआ बिजनेस है, हाँ लॉकडाउन की वजह से लेट्स से एक स्कूल है जो बंद हो गया, उन्होंने एडमिशन ट्रांसफर कर दिए किसी और के पास, टीचर्स को फारिग कर दिया, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई, बिल्कुल खंडर बन गया वो स्कूल। अब अगर आप उस स्कूल को खरीदते हैं तो स्कूल के दाम नहीं खरीदेंगे, असासों के दाम खरीदेंगे, क्योंकि अब वो चलता हुआ बिजनेस नहीं है। ठीक, लेकिन अगर एक चलते हुए बिजनेस के ज्यादा पैसे दिए जाए तो उसको क्या कहा जाता है? गुडविल। क्लियर हुआ? अच्छा, गुडविल को इंडिविजुअली इंपेयरमेंट टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। वजह, क्योंकि गुडविल कनेक्टेड है। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूं कि सर अपना स्कूल आप अपने पास रखें, मुझे सिर्फ गुडविल दे दें, तो आप बोलेंगे ये कैसे खरीद सकते हैं आप? अगर आप मेरा स्कूल नहीं खरीद रहे हैं तो गुडविल कैसे खरीद सकते हैं? ये तो लाजिम होगा कि अगर आपको गुडविल खरीदिए तो पूरा स्कूल खरीदना पड़ेगा। कारोबार खरीदे बगैर गुडविल कैसे खरीदी जा सकती है? गुडविल कहा जाता है कि सेपरेबल नहीं होती है, वो कभी भी बिजनेस से अलग नहीं की जा सकती, वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है? अच्छा, हम क्या करेंगे, गुडविल की इंपेयरमेंट के लिए हम जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, CGU। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर किसको कहा जाता है? नो नो सर, ये नहीं पढ़ा। ओके, कॉस्ट सेंटर का बेसिकली क्या सीन होता है कि नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू सेंटर्स, ठीक है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। उसमें एक बनाया जाता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का जो कर्ता धर्ता होता है, जो मैनेजर होता है, उसके पास फैसलों का अख्तियार सिर्फ इतना होता है कि वो खर्चे पास कर सकता है, लेकिन उससे आप कभी ये सवाल नहीं कर सकते कि कितना कमाया, कम क्यों कमाया, ज्यादा क्यों कमाया, आप उसे कभी नहीं पूछ सकते। बिलफर्ज एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मार्केटिंग मैनेजर होगा वो आपको क्या कमा के खिलाएगा? कभी कमा के खिला सकता है? नहीं। HR डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स, जो कि ये मैनेज कर रहा है कि हम अपने स्टाफ को कैसे हायर करेंगे, सैलरीज कितनी देंगे, बेनिफिट कैसे दिए जाएंगे, बोनसेस कैसे दिए जाएंगे, उनको मोटिवेटेड कैसे रखा जाएगा। लेकिन करेगा तो खर्चा ही ना, कभी कमा के खिला सकता है HR? ऐसे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट जो कि हेड ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, ये कभी भी आपको कमा के नहीं खिला सकते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? खर्चा कर सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर।
दूसरे होते हैं प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर में मैं मैनेजर को हैदराबाद का आउटलेट दे देता हूं। मिसाल हमने ये हैदराबाद कैंपस बनाया जेबस का, और इसका एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया या हेड ऑफ कैंपस बना दिया एचओसी। अब एचओसी यहां की फीस खुद डिसाइड करेगा कि हैदराबाद के लिए हमें कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, कौन सी जगह पे जेबस कैंपस चलाना चाहिए, उसका रेंट कितना होगा, हमें इसमें मार्केटिंग कितनी करनी है, हमें यहाँ पे टीचर्स को कितना पे करना है, हमें कितने एडमिशन पे सब्जेक्ट ऑफर करना है, एसीज कितने टाइम चलानी है वगैरह। ये जितने भी फैसले हैं रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड रिगार्डिंग द कॉस्ट, यानी यहाँ के हेड ऑफ कैंपस को हमने खुद मुख्तार कर दिया, ऑटोनॉमस कर दिया कि अपने फैसले खुद करो, लेकिन अपने फैसले रिगार्डिंग व्हाट, रेवेन्यूज भी एंड कॉस्ट भी। लिहाजा अल्टीमेटली हेड ऑफिस इससे इनसे ये पूछ सकती है कि आपने इस साल प्रॉफिट कम क्यों किया है, या इतना प्रॉफिट करना चाहिए था आपने इतना क्यों किया है। लिहाजा किसी को स्कॉलरशिप देनी है, किसी को फीस कम करनी है, बढ़ानी है, ये सब फैसले किसके होंगे। हम एक छोटी छोटी चीज हेड ऑफिस नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि भाई यहां के फैसले खुद करो, हम यही बहुत मसरूफ है। तो अगर डिसीजन मेकिंग पावर रेवेन्यूज का भी आपके पास है, यानी हैदराबाद कैंपस अपना कैश खुद कमाता है, हैदराबाद कैंपस अपना खर्चा खुद करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट सेंटर। उससे भी बड़ा होता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, कि अगर हम इनको ये कहें कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपको करना है, कोई एसीज नए खरीदने हैं, कोई जनरेटर नए खरीदने हैं, कोई कंप्यूटर सिस्टम्स नए खरीदने हैं, ये फैसले भी खुद कर लिया करो। यानी अब रेवेन्यू के हवाले से फैसले भी आपके, खर्चों के हवाले से फैसले भी आपके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के हवाले से फैसले भी आपके। तो इस सेंटर को क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है। सीजीयू किसको कहा जाएगा, दिस इज ग्रुप ऑफ एसेट्स। जो कि खुद अपने कैश फ्लोज कमाता है, that are largely independent of other group of assets. एक वर्ड हम यूज करते हैं ऑटोनॉमी। पाकिस्तान में आपने 18वीं तरमीम खबरों में बहुत सुना होगा, है ना, 18th अमेंडमेंट। हाँ करेक्ट है। ये प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के टाइम पे दी गई, और 18th अमेंडमेंट का नाम है सूबाई खुद मुख्तारी। पहले क्या होता कि जितने भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स होते पाकिस्तान के अंदर, वो फेडरल के पास होते हैं। यानी पाकिस्तान में रहने वाली आवाम, चाहे सिंध की हो, चाहे बलोचिस्तान की हो, चाहे केपी की हो, पंजाब की हो, कहीं की भी हो, गिलगित बल्तिस्तान की हो, वो तमाम तर टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा, फेडरल। और सूबों को बजट भी कौन देगा, फेडरल। तो जिसकी वजह से एक ट्रबल जरूर आती थी कि सूबा कहता कि हमारे यहां से कमाया ज्यादा जाता है और हमें दिया कम जाता है। मिसाल सिंधी ये कहते कि गैस यहां से निकाल के ले जाओ
और हमें ही गैस ना दो, या कराची जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, आप उसी को रिसोर्सेज नहीं दे रहे। लिहाजा 18th अमेंडमेंट में क्या किया गया कि सूबे से हासिल होने वाले रेवेन्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करेगी, और सूबे के हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के ऊपर वगैरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद ही खर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ था? नहीं, फेडरल को नहीं देगी। इसकी इसकी अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। देखो, सिस्टम अच्छा है, पाकिस्तान में वो सिस्टम कामयाब नहीं होगा। वैसे ऑटोनॉमी देना अच्छी बात है, खुद मुख्तारी देना अच्छी बात है, हाँ, अगर वहां पे करप्शन ना हो तो। पीटीसीएल है, क्या होता था पहले, हम छोटी छोटी चीज के लिए जाते, इस्लामाबाद जाती थी, भाई आपने मुझे ज्यादा बिल चार्ज कर दिया, मेरा तो इंटरनेट ही बंद था, वो बोलेंगे एप्लीकेशन लिखो, इस्लामाबाद जाएगी। अब पीटीसीएल की चीजें इस्लामाबाद जाएंगी तो वापस कब आएंगी? फिर कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। जैसे ही कंपटीशन आया, पहली फुर्सत में पीटीसीएल को हमने बंद कर दिया। जैसे ही इंटरनेट के स्ट्रॉन्ग फाइबर आया, हमने पीटीसीएल को बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि बिलिंग फुल करते रहता है। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब आप इनके एक्सचेंजेस पे जाएं तो इनकी एक्सचेंज जाने जैसी है, अब खूबसूरत सी बना दी। यूफोन भी वही है, यू बैंक भी वहीं पे है, और थोड़ा तरीके से डील करते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर वहीं बैठा हुआ है, आरओ, आप उसके पास बिल लेके जाएं, वो कहेगा एक मिनट में आपका डेटा चेक करता हूं, उसने डेटा चेक किया, वाकई में आपने बाइट रिसीव नहीं किए, वो आपका बिल वहीं ऑफ कर दे। और अब एरिया वाइज पैकेजेस दिए गए हैं। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज करना वैसे अच्छी बात, लेकिन अगर करप्शन ना हो तो क्या हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक कैश जनरेटिंग यूनिट, और हम अगर किसी एक एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं कर सकते तो हम पूरे ग्रुप ऑफ एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे। लेट्स अज्यूम हमारी कंपनी है पाकिस्तान लिमिटेड, और इसके पास एक सब्सिडरी है सियालकोट। ठीक है, तो पाकिस्तान लिमिटेड के पास एक सब्सिडरी है सियालकोट, और 31 दिसंबर 2020 पे सियालकोट सब्सिडरी के पास ये एसेट्स मौजूद हैं। अज्यूम इसके पास ₹9 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, ₹3.5 करोड़ की इसके पास मशीन्स हैं,
5.5 करोड़ रुपए का इनके पास फर्नीचर है। करोड़ रुपए की गुडविल, ₹7 लाख का लाइसेंस, और 40 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं। अगर हम इनको प्लस करें तो हमारी सियालकोट डिवीजन या सियालकोट सब्सिडरी के एसेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी बन रही है? इन सबको प्लस करिएगा, 200 बन रहा है। जी सर 200। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि हम जब सियालकोट डिवीजन का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करते हैं, हम ये देखते हैं कि सियालकोट से हम कितने कैश फ्लो कमा सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहां से हमें मिल सकते हैं 175 मिलियन के बेनिफिट। अब सियालकोट डिवीजन के एसेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 200 मिलियन। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 175 मिलियन। ये बात याद रखें कि हमने इसको बाबाजी सियालकोट बनाया क्यों है? क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल एसेट लाइक गुडविल की इंपेयरमेंट डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी सब्सिडरी को, पूरी की पूरी डिवीजन को इंपेयरमेंट टेस्ट कर लिया। सो दिस सियालकोट इज व्हाट? दिस इज रेफर्ड एज कैश जनरेटिंग यूनिट, CGU। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि क्योंकि पूरी डिवीजन का कैरिंग अमाउंट 200 मिलियन है और रिकवरेबल अमाउंट 175 मिलियन है। कैरिंग वैल्यू ज्यादा तो नहीं? जी हाँ सर है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। करेक्ट है। कितने से ज्यादा है? IS36 ने कहा कि इस CGU के अगेंस्ट इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होगा। हम कहते थे ठीक है, मसला नहीं, कर देंगे, लेकिन कौन से एसेट को चार्ज करूं? कौन से एसेट को चार्ज करूं? क्योंकि सारे ग्रुप को इंपेयरमेंट के करें। बाद, हाँ, लेकिन कैसे करूं? मैं 90 में से कितने माइनस करूं? प्रॉपर्टीज अगर मेरे पास 90 मिलियन की है, इसमें से कितना इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करूं? कैसे करेंगे? कल को जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट भी तो ऐसे अलग अलग दिखाने पड़ेंगे ना। प्रॉपर्टीज कितने में दिखाओगे?
प्रॉपर्टीज 90 की है, मशीन एक्सपेंसेस हुआ तो सबका है। अब आइए 36 क्या कहता है, कहता है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट ना कर सकें तो the entire group of assets, the entire cash generating unit to which that asset belongs must be tested for impairment. And if the carrying amount of CGU exceeds the recoverable amount, the impairment loss should immediately be charged against goodwill first. सबसे पहले सीने पे गोलियां कौन खाएगा? गुडविल खाएगी। हम सबसे पहले ये लॉस चार्ज करेंगे गुडविल के अगेंस्ट। गुडविल है कितनी? 1 करोड़ 10 मिलियन। अच्छा, क्या गुडविल को देके आपको ठंड पै जाएगी? पेट भर जाएगा आपका? आप कहते हैं नहीं भाई, हमारी बुक तो 25 मिलियन की है। तो IAS 36 कहता है कि जब भी CGU का रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगा, गुडविल का इंपेयरमेंट का लॉस सबसे पहले गुडविल को दिया जाएगा। ठीक है, हमने दे दिया गुडविल को, और गुडविल में बर्दाश्त कितनी थी? 1 करोड़ की, हमने दे दी। लेकिन हमारे पास $50 मिलियन की इम्पेयरमेंट अभी भी रह गई। सही है, 2.5 करोड़ की इम्पेयरमेंट थी, जिसमें से 1 करोड़ की इम्पेयरमेंट तो गुडविल को दे दी। ये हमने चार्ज कर दी इम्पेयरमेंट किसको? गुडविल को। इसके बाद पीछे गुडविल बाकी कितनी रह जाएगी? गुडविल तो गई। हम कहते हैं भाई गुडविल तो मर गई, सामने से गोलियां तो अभी भी चल रही है, अब कौन मरेगा? तो IAS 36 कहता है कि जो जो एसेट मेरे स्कोप से बाहर हैं उनको तो आप हटा दें। मैं आपको वाज़ेह कर रहा हूं, IAS 2 इन्वेंट्री को IAS 36 इंपेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि IAS 2 अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पे रखवाता है। यानी IAS 2 इन्वेंट्री अपनी इन्वेंट्री को खुद ही इंपेयर कर लेता है, लिहाजा आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। IAS 36 बोलेगा कि भाई छोड़ो इनको। दूसरा, IFRS 9 जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स का मकसद क्या होगा? वो एसेट्स जो हमारे लिए एक एंटिटी के लिए एसेट हो और किसी दूसरे के लिए इक्विटी या लायबिलिटी हो, ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। और फाइनेंशियल एसेट्स की इंपेयरमेंट टेस्ट IAS 36 की जिम्मेदारी नहीं है। तो करंट एसेट्स में हमारे पास क्या आता है? इन्वेंट्री, कैश, रिसीवेबल।
इन्वेंट्री को हम इम्पेयर नहीं कर सकते। रिसीवेबल यानी हमारा एसेट है, किसी और का पेएबल है। हाँ, हमारा एसेट है, किसी और का पेएबल है, यानी फाइनेंशियल एसेट है। बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, किसी और की लायबिलिटी है। कैश हमारा एसेट, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान की लायबिलिटी है, लिहाजा ये तो हमारे स्कोप से बाला है। हम कहते हैं इनको तो छोड़ दो, लिहाजा करंट एसेट को हम इंपेयर नहीं कर सकते, और हमारे नेट एसेट की वैल्यू बाकी में बचनी कितनी चाहिए? 175। इसमें से गुडविल ने 10,000 की इंपेयरमेंट भुगत दी है। ध्यान देना, 200 मिलियन के एसेट्स हैं, रिकवरेबल अमाउंट कितना है, जिसमें से टोटल नुकसान कितना होगा इंपेयरमेंट का? इंपेयरमेंट लॉस है 25 मिलियन, जिसमें से 10 मिलियन तो गुडविल ने भर दिए। करंट एसेट तो उसके भाग गया, बोला मैं खेल ही नहीं रहा। अब यहां में जंग चल रही है, तो सबसे पहले गुडविल आया सामने के भाई मेरे वतन से आने से पहले मुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, मार दिया गुडविल को। लेकिन सामने वाला अभी भी गोलियां चला रहा है। फिर बात है करंट एसेट की, उन्होंने कहा भाई हम तो खेल ही नहीं रहे, वो भाग गए। अब पीछे गोलियां खाने के लिए बचा कौन? प्रॉपर्टीज, मशीन, फर्नीचर और लाइसेंस। आइए 38 से हमने पूछा, 36 से हमने पूछा कि अब क्या करें, तो बोला थोड़ा इकट्ठे खा लो, थोड़ी प्रॉपर्टीज मरवा दो, कुछ मशीन मरवा दो, कुछ फर्नीचर मरवा दो। आइए 36 के मुताबिक जितना भी इंपेयरमेंट लॉस होगा पहले कौन भरेगा? So impairment loss is charged against goodwill first. Remainder is charged pro rata on the basis. Pro rata on the basis इसका मकसद समझना। सामने लड़ाई में कौन कौन है? प्रॉपर्टीज है, मशीन्स है, फर्नीचर है और लाइसेंस है। हम इनका करेंगे टोटल 90 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 6। ठीक है, लेट्स जो हमें ये क्वेश्चन में बता देता है that Pakistan Limited has open offer of 6 million for its license। ये कहता है कि लाइसेंस के तो आज भी मुझे 7 के 7 लाख मिल रहे हैं, मेरे पास ओपन ऑफर मौजूद है। और लाइसेंस रिकॉर्डेड भी कितने पे है? लाइसेंस का रिकवरेबल अमाउंट भी कितना है? तो लाइसेंस बोलेगा कि भाई मैं तो जख्मी नहीं हो सकता, क्योंकि कैरिंग वैल्यू भी 7 लाख है और मेरा तो रिकवरेबल अमाउंट भी 7 लाख है। आइए 36 कहेगा कि किसी भी एसेट को अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल से नीचे नहीं गिराना। तो हम बोलेंगे फिर तो लाइसेंस को तो इंपेयरमेंट नहीं चार्ज होनी चाहिए। अब लाइसेंस भी बच गया।
क्यों बच गया, वजह समझ में आ रही है? क्योंकि लाइसेंस की हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है, और जब लाइसेंस की वैल्यू आपके पास मौजूद है तो जिन एसेट की फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज आपके पास पहले से मौजूद हो, हम उनको इंपेयर नहीं करेंगे, या मैक्सिमम उतना इंपेयर कर सकते हैं जितना उनकी फेयर वैल्यू है, उससे नीचे नहीं जा सकते। हमने कहा 6 मिलियन की तो है। अब हम करते हैं बाकी प्रोरेटा ऑन द बेसिस, ध्यान देना। बाकी आपके पास क्या रह गया, प्रॉपर्टी 90 प्लस मशीन 35, कितना बन गया 125, 125 प्लस 55 180, 180। 180। अच्छा, अब ध्यान देना 180, ओके। हम सबसे पहले नुकसान देते हैं गुडविल के बाद प्रॉपर्टीज को। इन सबका बेसिस कितना है 180, जिसमें से प्रॉपर्टीज कितनी है, समझ में आई बात? आपके पास बाकी इंपेयरमेंट कितनी बची हुई है 15। हम क्या करेंगे, बाकी गुडविल 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी 90 डिवाइडेड बाय टोटल बेस कितना है 180 का। कहानी समझ में आई कि हमने इंपेयरमेंट सबसे पहले गुडविल के अगेंस्ट राइट ऑफ की, बाकी जो इंपेयरमेंट रह जाएगी उसको किया जाएगा प्रोरेटा ऑन द बेसिस ऑफ अदर एसेट। तो 90 आउट ऑफ 180 की इंपेयरमेंट किसको चार्ज होगी, प्रॉपर्टीज को। 15 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना बनेगा 90, और इन तीनों को प्लस करें तो 180। 180। अच्छा, इसको इंपेयरमेंट जा चुकी है, इसको इंपेयरमेंट नहीं जाएगी, इसको इंपेयरमेंट नहीं जाएगी, तो सामने लड़ाई में है कौन, प्रॉपर्टी, मशीन और फर्नीचर। उन तीनों का बेस कितना बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमने डिवाइड किया 180 से, मल्टीप्लाई किया 90 से। आधी गुडविल, सॉरी आधी इंपेयरमेंट तो भरी प्रॉपर्टीज ने। उसके बाद हम नंबर लाते हैं किसका, मशीन्स का। इंपेयरमेंट टोटल कितनी थी 15, जिसमें से मशीन्स कितनी है अब 35 आउट ऑफ 180। कितना बनेगा 15 इंटू 35 डिवाइड बाय 180, इंटू 35 डिवाइड बाय 180, 2.916। चले 2920 कर देता हूं राउंडेड अप, और आखिर में कौन भरेगा, हाँ मैंने 1000 फिगर्स में लिया है, तो आप 15 ना रखे, आप 15,000 रखे। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 180, 2916। मैंने इसको 2920 कर दिया राउंड अप करके। अच्छा, 15 की इंपेयरमेंट, फर्नीचर की बेस कितनी है 55 डिवाइडेड बाय 180, 4583.3। ठीक है, 4580 कर देते हैं इसको, क्योंकि मैं ऊपर राउंड अप में 4 रुपए ज्यादा देके आया हूं। 15 में से ये तीनों माइनस करें तो बाकी इंपेयरमेंट कितनी रह गई 0।
अच्छा, तो इम्पेयरमेंट अलोकेट कैसे हुई? प्रॉपर्टीज को कितनी इम्पेयरमेंट दी आपने? 7,500 की। मशीन्स को कितनी इम्पेयरमेंट दी? 2,920 की। 29,20,000 की। और 45,80,000 की इम्पेयरमेंट हमने दी फर्नीचर। बाकी इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? अगर 90 में से 7,500 निकल जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे कितने? वैसे 500। सही। 35 में से 2920 निकल जाएंगे। 3280 नहीं, 32080। चेक करो। और 55 में से 4580 निकल जाएंगे। 50,420। तो इंपेयरमेंट चार्ज होने के बाद आपके एसेट इन वैल्यूज पे दिखेंगे। डेबिट करेंगे आप प्रॉफिट लॉस को, इंपेयरमेंट लॉस 25,000 से। क्रेडिट करेंगे प्रॉपर्टीज को, मशीन्स को, फर्नीचर को, गुडविल को, इतने में। ठीक है। ये हम कब करेंगे? जब आप किसी इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट ना कर सके तो आप सीजीयू बनाएंगे, ग्रुप ऑफ एसेट्स बनाएंगे to which that particular asset belongs. सर एक क्वेश्चन है। Fair value less cost of disposal. अच्छा, इसमें हमारी डिवीजन है जिसको हम सीजीयू ट्रीट कर रहे हैं, और जो कैरिंग वैल्यूज हमें इंडिविजुअली बताई गई हैं, सॉफ्टवेयर है, प्लांट्स है, गुडविल, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टीज, करंट एसेट्स, तो टोटल इसकी वैल्यू बन रही है 10 मिलियन। हमें पता है कि साल खत्म होने से कुछ अरसा पहले ही एक धमाका हुआ है फैक्ट्री में, ब्लास्ट इन फैक्ट्री। उस धमाके की वजह से एक प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू 6 लाख थी वो कंप्लीटली तबाह हो गया, डैमेज हो गया। तो क्योंकि वो प्लांट पहले से ही तबाह है, हम तो उसको उड़ा देंगे। बाद में हिसाब किताब करेंगे कि किसको कितना नुकसान चार्ज हुआ। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो पूरे सीजीयू में इंपेयरमेंट कितनी है? 10 मिलियन उसकी कैरिंग वैल्यू है, 8 मिलियन उसका रिकवरेबल अमाउंट है। सही है। कितनी इंपेयरमेंट होगी? करोड़ रुपए की कैरिंग वैल्यू है, 80 लाख रुपए की रिकवरेबल अमाउंट है, 20 लाख हो गए। इस 20 लाख में से सबसे पहले नुकसान कौन भरेगा? गुडविल या वो प्लांट जो डिस्ट्रॉय हुआ है? गुडविल सर। इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय हुआ है। सिमरन देखें, इसमें धमाका हुआ है जिसकी वजह से वो प्लांट इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय हो चुका है। सीजीयू की तरफ हम तब आते हैं जब इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट करना पॉसिबल ना हो। सही है। तो हमने वाजे किया कि एक प्लांट जिसकी कैरिंग वैल्यू 6 लाख थी वो धमाके में डैमेज हो गया, तो सबसे पहले ये नुकसान हम किसको चार्ज करेंगे? सही है, डिस्ट्रॉयड प्लांट।
कितने का था? 6 लाख का। अच्छा 20 लाख की इंपेयरमेंट में से 6 लाख की इंपेयरमेंट तो प्लांट ने बेयर कर ली, पीछे अभी भी इंपेयरमेंट है 14 लाख की है। अब हम आते हैं सीजीयू पे। तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस कौन करेगा? गुडविल। कितनी गुडविल है आपके पास? है ही 350 की गुडविल। बाकी पीछे इंपेयरमेंट कितनी रह जाती है? ठीक है, तो गुडविल को हमने 3.5 लाख से उड़ा दिया, और गुडविल हो गई 0। रिवाइज कैरिंग वैल्यू आनी कितनी चाहिए? 8 मिलियन। और इंपेयरमेंट टोटल कितनी हुई है? 2 मिलियन की। करंट एसेट का क्या सीन है? वो बोलेंगे भाई हम तो नहीं खेलते, इसको हमने हटा दिया। और ये मिलियन के मिलियन पे रह गए। अब कैसा थोड़ा समझिएगा, 2 मिलियन की इंपेयरमेंट में से एक 6 लाख की इंपेयरमेंट चार्ज हो चुकी है प्लांट्स को, और 3.5 लाख की इंपेयरमेंट चार्ज हो चुकी है गुडविल को। पीछे हमारे पास इंपेयरमेंट रह गई है 10,50,000। ये किस किस को चार्ज होगी? सॉफ्टवेयर को, बाकी प्लांट्स को, इक्विपमेंट्स को, और प्रॉपर्टीज को। अच्छा आगे मैंने क्या लिखा है कि प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 28 लाख है। आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने प्रॉपर्टीज को जो इंपेयर करना है ना, वो प्रोरेटा पे ही करना है, लेकिन प्रोरेटा ऑन बेसिस की वजह से प्रॉपर्टीज की कैरिंग वैल्यू 28 लाख से नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, आपने ख्याल क्या करना है कि 28 लाख से नीचे नहीं जानी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले प्रॉपर्टीज को ही चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, प्रॉपर्टीज है कितने की कैरिंग वैल्यू? 30 लाख। और रिकवरेबल अमाउंट हमें कितना पता है? 28। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर इंपेयर हुई भी तो कितने से हो सकती हैं? 2 लाख से। अच्छा, ये 2 लाख मेरे पास लिमिट है। लेकिन देखते हैं कि प्रोरेटा अगर इसको 2 लाख से कम इंपेयरमेंट देगा तो हम उसको कम देंगे, अगर ज्यादा देगा तो हम रोक देंगे। ठीक है, बेस बनाते हैं। क्या आप सॉफ्टवेयर को इंपेयरमेंट चार्ज करेंगे? जी, सॉफ्टवेयर आ गया प्लस, नहीं सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट प्लस प्लांट। आपके पास बाकी कितने हैं? आपके पास टोटल प्लांट कितने थे? 24। 24 में से 6 लाख की इंपेयरमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी 1800। ध्यान देना, 500 का सॉफ्टवेयर प्लस 1800 का प्लांट। क्या गुडविल को भी आप इंपेयरमेंट देंगे? नहीं, वो तो चार्ज हो गई ऑलरेडी। इक्विपमेंट को देंगे? यस।
प्रॉपर्टीज को देंगे, यस। करंट एसेट्स को देंगे, नो। तो टोटल 8050 प्रोरेटा कितना बन गया, बेस कितना बन, 8050, ठीक है। हम क्या करेंगे, प्रोरेटा करने के लिए बाकी इंटरमेंट लॉस हमारे पास कितना है 1050 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 8050 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है 3000। चेक करो कितना जा रहा है। प्रोरेटा में किस तरीके से कर रहा हूं, 1050 मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टीज कितनी की है 3000 डिवाइडेड बाय बेस का टोटल कितना है 8050। तो प्रोरेटा की वजह से इसको लॉस कितना मिल रहा है 391 का, जबकि प्रॉपर्टी मैक्सिमम इंपेयरमेंट कितनी बेयर कर सकती है 200। विल यू एक्सरसाइज द लिमिट, यस। अगर प्रोरेटा की वजह से इसको इंपेयरमेंट लॉस 200 से कम आता तो आप कम देते, लेकिन अगर ज्यादा आ रहा है तो आप ज्यादा नहीं देंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज को इंपेयरमेंट लॉस कितना जा सकता है, पीछे कितना लॉस रह गया, सही है, बात समझ में आ रही है। 1050 में से प्रॉपर्टी को इंपेयरमेंट कितनी चार्ज हुई 200, बाकी हमारे पास पीछे कितनी रहेगी 850 को हम करते हैं बाकी एसेट्स पे प्रोरेटा ऑन द बेसिस। इसमें से अगर हम प्रॉपर्टीज को हटा दें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉफ्टवेयर, अदर प्लांट और इक्विपमेंट। 5050 यस। ओके, पहले सॉफ्टवेयर को घेरते हैं। इंपेयरमेंट बाकी रहेगी 850 की मल्टीप्लाइड बाय सॉफ्टवेयर की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 50 कितना 84। तो सॉफ्टवेयर को इंपेयरमेंट लॉस जा रहा है 84 का। 5 लाख के सॉफ्टवेयर को अगर हम 84,000 से इंपेयर कर देंगे तो बाकी रह जाएगा 4,16,000 का। $5,05,000 में से 84 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, सही है। यानी 5 लाख का सॉफ्टवेयर 84,000 से इंपेयर हो गया, बाकी उसकी रिकवरेबल अमाउंट रहेगी 4,16,000। दूसरा नंबर किसका देते हैं, प्लांट का दे दें। इंपेयरमेंट कितनी है 850 मल्टीप्लाई बाय प्लांट की वैल्यू कितनी है बकाया 2400 में से 600 की इंपेयरमेंट तो पहले ही चार्ज हो चुकी है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस कितना है 50 302। अब देखना 600 उसको पहले ही चार्ज हो चुके थे और 302 अब हुए हैं, टोटल इसको इंपेयरमेंट लॉस कितनी चार्ज हुई 902। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसमें 600 पहले हुई थी और 302 बाद में हुई है। 2400 में से अगर 902 की इंपेयरमेंट हो जाती है तो बाकी क्या रह जाएगा 4,000
1498। अगला नंबर किसका है इक्विपमेंट्स का? $850 मल्टीप्लाइड बाय इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी 2750 बेस 50-50 462 460। ठीक है, $2750 में से 462 गए, 2288 2288। इनको प्लस करके देखें 2000 बन रहा है, इनको प्लस करके देखें 8000 बन रहा है।